नमस्कार, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए और एक नई क्लास, और ये 12th क्लास वालों के लिए राजनीति विज्ञान विषय के लिए होने वाली है और सेशन 2026-27 राजस्थान बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का कर रहे हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है इस अध्याय में, अध्याय 1 चल रहा है अपना ना, जो पुस्तक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पुस्तक 2 चलती है राजनीति विज्ञान में, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति। हम चर्चाएं करें स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, किसे कहते हैं। इसके बाद में राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली 3 चुनौतियों को देखा है। तीनों चुनौतियां कौन सी थी? विविधता में एकता, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना, सभी वर्गों का समान विकास। इसके आगे हमने मुस्लिम लीग की स्थापना देखी, भारत विभाजन का आधार देखा, भारत विभाजन की प्रक्रिया देखी, भारत विभाजन की समस्याएं देखी और भारत विभाजन के परिणाम देखे अपनी लास्ट क्लास तक। अब हम आगे चलते हैं, देशी रियासतों के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखो मैं बात करूं 1951 के आसपास की, तो 1951 में 12% लोग मुसलमान थे भारत पर, है ना। मुसलमान जनसंख्या थी, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो 12, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 1951 में मुसलमान संख्या भारत में कितनी, तो 12%। में अलग से नोट करके लिख लेना इस बात को कि 1951 में 12% जनसंख्या मुसलमान थी भारत में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सीधे देशी रियासतों की तरफ या देशी रजवाड़ों की तरफ। देखो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश भारत था अपना, जो अपना ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था। अच्छा, कौन कौन से 2 भाग थे? मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश भारत की, है ना। तो ब्रिटिश भारत का मतलब जब अंग्रेजों का शासन था भारत पे, ठीक है। देखो पहले जो थे वो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, मैं कह दूं ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, भारतीय प्रांत। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब जहां अंग्रेजों का प्रभुत्व था, शासन था, वर्चस्व था, वो भारतीय प्रांत। मैं कह दूं सीधा सा ब्रिटिश प्रांत। क्या कह दूं? ब्रिटिश प्रांत। ये तो हो गया पहला भाग। दूसरी मैं बात करूं तो रजवाड़े या रियासतें, है ना, रियासतें या रजवाड़े, इसी को क्या कहते हैं? रजवाड़े, रजवाड़े, है ना। यहां पर किनका शासन था? राजाओं का शासन, राजाओं का शासन। देखो ये सिर्फ लिख लेना आप अलग से, है ना, नोट कर लेना इन दोनों बातों को कि ब्रिटिश भारत 2 भागों में बटा हुआ था। पहले ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, मतलब शासन किन, राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार, लेकिन वो है क्या? भारतीय प्रांत। उन्हीं को क्या कहा गया? ब्रिटिश प्रांत। दूसरी बात कहूं मैं, देशी रियासतें या रजवाड़े, यहां राजाओं का शासन था। ये अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थे इनके अधीन होकर शासन करते थे। आप इन दोनों को नोट कर लेना। आगे चलते हैं अपन, है ना, क्योंकि मैं ये अलग से बातें बता रहा हूं। देशी रियासतें अपनी अब स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले का बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। प्रश्न आया था ब्रिटिश भारत कौन से 2 भागों में बटा हुआ था, तो आपको लिखना क्या है? ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, मतलब कि ब्रिटिश प्रांत। कोष्टक में ये लिखना है आपको, ब्रिटिश प्रांत। ये याद नहीं होता तो ये तो लिखना ही है, ब्रिटिश प्रांत। और दूसरा देशी रियासतें, ठीक है। रजवाड़े कह दो चाहे देशी रियासतें कह दो, बात एक ही है, क्योंकि रजवाड़े और रियासतें एक ही होती है। जहां किसका शासन था? राजाओं का शासन था। ये राजा भी किसके अधीन होकर कार्य करते थे? ब्रिटिश सरकार की, ठीक है। ये थे कुछ अलग से। अब हम चलते हैं सीधे आगे रजवाड़ों की तरफ, ठीक है। इनको थोड़ा अलग से बताया हूं मैं क्योंकि ये अलग से है, इसको भी मिटा देता हूं। अब हम चलते हैं रियासतों का अर्थ या अभिप्राय किसे कहते हैं, रियासतें किसे कहते हैं या रजवाड़े किसे कहते हैं। देखो हेडिंग है ये अपनी, रजवाड़े या रियासतें। से अभिप्राय, अभिप्राय लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में, अर्थ लिख के आ सकता है, या देशी रियासतें किसे कहते हैं ये आ सकता है, या आ सकता है आशय। देशी रियासतों से क्या आशय है, इस बात को समझेंगे। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, एग्जामिनर कैसे बना सकता है? अभिप्राय दे देगा, अर्थ दे देगा या आशय दे देगा, वो कुछ भी दे दे, इसका अर्थ एक ही निकलता है। देखो रजवाड़े या रियासतों से क्या अभिप्राय है? जहां राजाओं का शासन था, जहां पर राजाओं का शासन था और ये राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर शासन करते थे, उन्हें ही रियासतें कहा जाता है। तीनों का यही अर्थ है, जहां पर राजाओं का शासन था। देखो मैं पूरा आपको डिटेल से, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल एज इट इज मेरी लाइनों को लिख लेना कि जहां पर राजाओं का शासन था,
है ना, ऐसे क्षेत्र जहां पर राजाओं का शासन था, है ना, राजाओं का शासन था, और ये जो राजा थे, और ये राजा या महाराजा कह दो या चाहे राजा कह दो, है ना, जहां महाराजाओं का या राजाओं का शासन था, ये राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर, है ना, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर शासन करते थे, है ना, शासन करते थे। ठीक है, ये थे देसी रियासतें या रजवाड़े। रजवाड़े किसे कहते हैं? जहां पर राजाओं का शासन था और ये राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर कार्य करते थे। ठीक है, अभिप्राय अर्थ आज से कुछ भी पूछे किसे कहते हैं, हमें ये एज इट इज लाइनें लिखनी है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर राजाओं का तो शासन था और ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर कार्य करते थे या अपने शासन का संचालन करते थे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो होता क्या है रजवाड़े या रियासतों से, आगे चलते हैं। देखो ये रियासतें लगभग 1947 तक भारत में विलय हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सभी रियासतों का विलय भारत में कर लिया गया था, परंतु कुछ रियासतें ऐसे थी जो नहीं मिल रही थी, इसलिए सरकार का कुछ नजरिया निकल के आया इनके प्रति, क्योंकि ये जो रियासतें हैं ये ऐसे कह रही थी, क्योंकि ब्रिटिश जो शासन था वो ऐसे कह गया था लास्ट में कि जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती है, अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान में जा सकती है या अपनी इच्छा अनुसार भारत में रह सकती है, मतलब कि स्वतंत्र है रियासतें। ऐसे रियासतों को ऐसे सूचना मिली कि ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि वह स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकती है। तो कुछ रियासतें ऐसी है जो ना तो भारत में मिलना चाह रही थी ना पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में रहते हुए भी वो कह रही कि मैं पाकिस्तान में मिलना है। उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये रियासतों से अभिप्राय कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलेंगे हम कि रियासतों के प्रति सरकार का क्या नजरिया रहा है, सरकार क्या सोचती है। देखो मैं कह दूं कि 565 रियासतें थी, है ना, आजादी के समय 565 रियासतें थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कितनी रियासतें थी आजादी के समय, तो 565 रियासतें थी। ठीक है, इसको ठीक है आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देसी रियासतों के प्रति जो सरकार का नजरिया है वो क्या था वो देखते हैं। सरकार का नजरिया, है ना, ये हेडिंग है अपनी देसी रियासतों। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि देसी रियासतें लिख के आ जाए चाहे देसी रजवाड़े लिख के आ जाए, आपको समझना यह है कि बात एक ही है, क्योंकि रजवाड़े और रियासतें एक ही है। देसी रियासतों के प्रति सरकार का नजरिया, भारत सरकार की बात हो रही है यहां पर, सरकार का नजरिया, यह प्रश्न एज इट इज पूछा हुआ है, सरकार का नजरिया क्या रहा है। ठीक है, कि सरकार ने इनके प्रति कैसा व्यवहार किया है, इनसे क्या चर्चाएं की है। देखो मैं कह रहा हूं कि आजादी के समय 565 रियासतें थी, है ना, इसको समझेंगे। आजाद जैसे ही देश आजाद हो रहा था, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये रियासतों जो राजा है रियासतों के, वो राजा या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं या वह कहां जा सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं। मैं एक बार यहां आपको मैप बना के बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे क्या समझ में आ रहा है ना। ये अपना मान लो कि ये अपना भारत का मैप है, मानना है सिर्फ आपको, है कि नहीं है आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, ये मान लो कि अपने भारत का मैप है, समझना है इस बात को, है ना। अब क्या है, ये यहां की मैं बात करूं, पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की वर्तमान में तो ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूं, ये J&K था ना, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। एक यहां रियासत है हैदराबाद, है ना। एक यहां रियासत है गुजरात में, कौन सी, जूनागढ़। एक यहां रियासत है, ये रही, ये है मणिपुर। देखो इधर, ये कुछ रियासतें ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो हमें भारत के साथ रहना है। कुछ रियासतें जैसे जम्मू कश्मीर ने कहा कि मुझे स्वतंत्र रहना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया भी नहीं। अब हम आगे देखेंगे इसका विलय कैसे होता भारत में। जूनागढ़ में महावत खान थे, ये कह रहे हैं कि मुझे तो पाकिस्तान में जाना है। अब ये यहां से गुजरात को उठा के पाकिस्तान में कैसे लेके जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो यहां है, या तो यहां जाओ या फिर यहां पूर्वी पाकिस्तान में जाओ, क्योंकि 1971 से पहले यह भी पूर्वी पाकिस्तान था। जूनागढ़ कह रहा है, जूनागढ़ रियासत ऐसे करी मुझे पाकिस्तान में जाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको समझाता है, पटेल जी,
कि आप भारत में ही मिल जाओ, पर नहीं मिल रहे। इसके बाद में ये नहीं मिल रहे तो जनमत संग्रह करवा लिया जाता है यहाँ पर, और जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया जाता है। या हैदराबाद, उस्मान अली खां थे यहाँ के शासक, उस्मान अली खां भी ये कह रहे कि मुझे पाकिस्तान में जाना है क्योंकि ये मुस्लिम शासक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको भी समझाता है लेकिन ये नहीं मानता और ये दंगे करवा देता है। उस्मान अली खां हैदराबाद में तो दंगे करवा देता है, तो पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद रियासत को भी 1948 में भारत में विलय कर लिया जाता है। ये 47 में विलय होता है, ये 48 और मणिपुर के बोध चंद्र सिंह थे, है ना, यहाँ के शासक थे, तो ये भी 1949 में भारत में विलय हो जाता है। इसका पूरा डिटेल से हम इन रियासतों को देखने वाले हैं। इससे पहले यहाँ जाओ कि सरकार ने सबसे बातें की, यहाँ पर रियासतें थी। देखो मैं कह रहा हूं ना कुछ रियासतें, जैसे मैं लिख दूं भोपाल, ये आपके बुक में लिखा हुआ एज अ टीज लाइन है, और पर्सन पूछ सकता है कि कौन सी रियासतों ने सबसे पहले विद्रोह किया अलग रहने का, स्वतंत्र करने का। तो देखो भोपाल है, एक हैदराबाद है, एक त्रावणकोर है। ये 3 रियासतें एज इट इज आपके बुक में है, और तीनों को याद कर लेना कि सबसे पहले अलग रहने के लिए कौन से राजाओं ने या कौन सी रियासतों के राजाओं ने कहा था। तो ये 3 रियासतें हैं, भोपाल, हैदराबाद और त्रावणकोर। अलग से नोट करके लिख लेना चाहे कि ये रियासतें जिन्होंने सबसे पहले अलग रहने की मांग की, वो रियासतें कौन सी है, ये है ना, यहां ये समझाने के लिए था। अब हम क्या करते हैं कि सभी रियासतों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चर्चा की कि आप मिल जाओ, लेकिन नहीं मिल रहे। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने जैसे उनसे बातें की तो 3 बातें निकलकर सामने आई, है ना, 3 बातें निकलकर सामने आई सरकार के नजरिए में। देखो पहली बात तो यह थी कि लगभग सभी रियासतें भारत में मिलना चाहती थी, है ना, सभी रियासतें भारत में मिलना चाहती थी, भारत में मिलना चाहती थी, है ना। पहला नजरिया तो ये निकल के आया सरकार का, सरकार ने सबसे बात की, तो बात से पता चला कि सभी रियासतें लगभग मिलना चाहती। हम आगे चर्चा करेंगे कौन सी रियासतें नहीं मिलना चाह रही थी और उनका विलय कैसे हुआ। दूसरी जो बात आई, सरकार का जो नजरिया है ना, सरकार का जो नजरिया था वो लचीला था। कैसा था, लचीला था, स्वायत्तता देने वाला था, है ना। सरकार, यहां सही से लिखेंगे, सरकार का नजरिया लचीला और स्वायत्तता देने वाला था, है ना। प्रश्न अभी मैं आपसे बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे बन सकता है और कैसे बना है। पहले बना है प्रश्न, स्वायत्तता देने वाला था। तीसरी जो बात मैं करूं कि भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत अखंड रहे, खंड ना हो, भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखना चाहती थी। तो बात हुई एकता और अखंडता की, है ना, एकता और अखंडता को बनाए रखना। देखो इधर समझो, हेडिंग है अपनी रियासतों, भारत सरकार का नजरिया, रियासतों के प्रति भारत सरकार का नजरिया। एज इट इज प्रश्न पूछा हुआ है पहले बोर्ड में, तो इसमें भारत सरकार, देखो 565 रियासतें थी, तो भारत सरकार का नजरिया, भारत सरकार इनसे बात करती है। भारत सरकार में जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे बातें करते हैं और बातें करके ये 3 बातें निकल के सामने आती है। यदि पूछा जाए भारत सरकार का नजरिया कैसा था, तो ये आप एज इट इज लिखोगे कि भारत सरकार का नजरिया, जैसे ही भारत सरकार ने इन रियासतों से चर्चा की तो 3 बातें निकलकर सामने आई। पहली थी सभी रियासतें भारत में मिलना चाहती थी, कुछ एक को छोड़कर, आगे चर्चा करेंगे कौन सी है। सरकार का नजरिया लचीला था, जैसे जम्मू कश्मीर कोष्टक में लिखेंगे, जैसे जे.एंड.के को स्वायत्तता दी गई अलग से 370 अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 आगे चर्चाएं करेंगे, चिंता मत करो आप, इन सब की चर्चाएं करेंगे कि कैसे 370 को समाप्त किया गया 2019 के अंदर, है ना, ये चर्चाएं आगे करेंगे, अभी स्टार्टिंग है। एकता और अखंडता बनाए रखना, ये तीसरा नजरिया था भारत सरकार का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको समझ गए। तो अब हम आगे चलेंगे रियासतों की तरफ, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखो यही मैं आपको समझा देता हूं कि 1947 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को कहा कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। मैंने ये आपको समझा भी दिया कि कुछ रियासतें ऐसी हुई जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। उन रियासतों में से ये 4 रियासतें ऐसी है जो, यहां जम्मू कश्मीर है, कहीं नहीं मिलना चाहती थी, हरि सिंह यहाँ के शासक थे। जूनागढ़ भी पाकिस्तान में जाना चाहती थी, हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहती थी, यहां राजतंत्र स्थापित था, संवैधानिक राजतंत्र। तो कैसे इन रियासतों का भारत में विलय हुआ, भारत सरकार ने कैसा रूप अपनाया, क्या अपनाया, ये हम आगे देखने वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो आगे जो चल रहे हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना। अगली जो हेडिंग है अपनी वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, किसे कहते हैं, है ना। देखो इधर, यह एक सहमति पत्र है। क्या है ये? सहमति पत्र। दोबारा से लिख देता हूं, सहमति पत्र। यह एक सहमति पत्र है। सहमति पत्र कैसे? देखो सीधा से पूछे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्या अर्थ है। यह एक सहमति पत्र था। क्या था? सहमति पत्र था, जिसे राजाओं के द्वारा इस पर हस्ताक्षर करवाए गए और राजाओं को हस्ताक्षर करने के बाद में उस रियासत का भारत में विलय मान लिया गया, है ना। लगभग सभी रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। लगभग सभी रियासतों ने सहमति पत्र कह दो या इसे विलय पत्र भी कह सकते हैं, ना। विलय पत्र मतलब भारत में मिलने वाला पत्र, उसे क्या कहते हैं? भारत में मिलने वाले जो राजा थे उन्हीं को जो हस्ताक्षर किया गया उन राजाओं के द्वारा, उसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जिन राजाओं के द्वारा भारत में विलय पत्र पर या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उसे ही कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, यह एक सहमति पत्र था या विलय पत्र था। लगभग सभी रियासतें भारत में मिलने के लिए राजी थी, है ना। भारत में मिल गई थी, परंतु है एक जम्मू कश्मीर, आपकी जो बुक में है हम वही पढ़ेंगे, है ना। जम्मू कश्मीर अपडेट आया है तो उस अपडेट के अनुसार पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, मैं कह दूं जूनागढ़, मैं कह दूं हैदराबाद और मैं कह दूं मणिपुर, है ना। ये 4 रियासतें ऐसी है जो भारत में नहीं मिली, है ना। कैसे नहीं मिली मैंने चर्चा कर ली, इसकी और डिटेल से आगे चर्चाएं करेंगे। लगभग सभी रियासतों को भारत में विलय हो चुका था, लेकिन ये 4 रियासतें भारत में नहीं मिली। इन रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया, एक एक को हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आप इस ये हेडिंग लगाएंगे, कहेंगे ये एक सहमति पत्र था और राजाओं के द्वारा जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया भारत में विलय के लिए, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ठीक है, बाकी चर्चा आगे करते हैं। अब चलते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, ठीक है। अब देखो आगे, एक एक रियासत को पढ़ने वाले हैं हम। आज इस अध्याय को लगभग समाप्त कर लेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, ये हो रहा है इसके बाद में, तो उसको भी हम देख लेंगे। देखो इसको भी मिटा देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब हम सीधा पढ़ेंगे हैदराबाद रियासत को। सबसे पहले हम लेंगे हैदराबाद रियासत को। हैदराबाद रियासत, ठीक है। देखो इधर हैदराबाद रियासत के, देखो इसको एक बार समझ लो, बस समझ लिए तो फिर सब कुछ हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ लो कि कैसे क्या समझना है। देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा हैदराबाद रियासत है कहाँ। ये इधर मैं एक बार मैप बना देता हूँ वापस से, मैप से थोड़ा सरल समझ में आ जाता है ना। देखो इधर ये थोड़ा भारत है, मान लो आप ये भारत है ना, थोड़ा ऐसे ही बन गया। ठीक है, ये भारत है मान लो, ठीक है। अब हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद यहाँ है। कहाँ है? यहाँ पे है। देखो मैं बात करूं ऊपर की बात करूं तो यहाँ महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र है ऊपर, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है, इनसे घिरा हुआ है ये, मतलब वर्तमान जो ये है, ये देश, ये राज्य है, सॉरी, इन राज्यों का जो मध्य में है वो हैदराबाद है। वर्तमान में तो ये तेलंगाना की राजधानी है, परंतु उस समय की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये यहाँ पे है ना। तो ये
इनसे घिरा हुआ है ना। इसका मतलब वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा था कौन? हैदराबाद। हैदराबाद एक तरीके से मैप भी बढ़ता हुआ चल रहा है ना, हैदराबाद, ठीक है, यहां पर है। तो ये पूछ सकता है कि हैदराबाद वर्तमान कौन से राज्यों का हिस्सा था? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखो इधर, यहां आ जाओ। यहां के जो शासक थे, देखो यहां के शासक को क्या कहा जाता था? शासक को निजाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजाम। यहाँ के शासक, हैदराबाद रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है, या जाता था, सॉरी अब तो है ही नहीं, ये रियासत है ना, ये तो राजधानी हो गई। जाता था, निजाम कहा जाता था, ठीक है, शासक को निजाम। यहाँ के जो शासक थे उस्मान अली खां थे। यहाँ आपकी बुक में ऐसे पूरा डिटेल दे नहीं रखा, पर फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस समय, है ना। अब देखो आगे होता क्या है, ये जो रियासत हैदराबाद के जो शासक था, निजाम, जिसे निजाम कहा जाता है, इस निजाम ने क्या किया? अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पाकिस्तान में जाना है, मुझे मिलना है तो पाकिस्तान के साथ मिलना है। और यहाँ से क्या करता है? ये दंगे शुरू करवा देता है। इसके पास एक अर्धसैनिक बल था। क्या था? अर्धसैनिक बल। किसके पास? हैदराबाद के निजाम के पास एक अर्धसैनिक बल था। और ये जो अर्धसैनिक बल है, इसे ही क्या कहा गया? रजाकार। ये प्रश्न आया हुआ है, रजाकार। हैदराबाद के शासक के निजाम कहा जाता है और इसके पास एक अर्धसैनिक बल था जिसे रजाकार कहा जाता है ना। रजाकार के बारे में जानने से पहले, अब इसने क्या किया? तेलंगाना के आसपास जो किसान थे उन पर अत्याचार करवाना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें हैदराबाद, जो कांग्रेस हैदराबाद थी उसने और कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका साथ दिया था उन किसानों का, और इस जो निजाम था इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन जैसे ही शुरू किया तो इसने अर्धसैनिक बल को आदेश दे दिया कि आप गैर मुसलमानों को मारो, मतलब कि जो मुसलमान नहीं हो उसको आप मारो। मतलब मुसलमान को तो मारना नहीं है, गैर मुसलमानों को मारना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात होगी कि हिंदुओं को मारना है। तो इन्होंने, रजाकारों ने ये क्या किया? गैर मुसलमानों को टारगेट किया। यह एक अर्धसैनिक बल था, ऊपर बढ़ चुके हैं, और यह अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक हिंसाकारी थे। मतलब संप्रदाय, धार्मिक रूप से हिंसा करने वाले थे ये रजाकार, है ना। अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक हिंसाकारी थे, और ये गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, आप लिखना भी चाहो तो अलग से रजाकार हेडिंग लगा के लिख सकते हो कि ये निजाम का अर्धसैनिक बल था, ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक हिंसाकारी थे, और ये गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया रजाकारों ने। ऐसे ही सूचना मिली भारत सरकार को कि यहाँ का निजाम अपनी मनमर्जी कर रहा है। ऐसे में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहा कि आप मान जाओ। बोले नहीं, मुझे तो नहीं मानना। तो फिर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना या मैं कह दूं पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, है ना, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद रियासत को भारत में, हैदराबाद रियासत को भारत में कब? सितंबर 1948। हैदराबाद रियासत को भारत में सितंबर 1948 में विलय किया, है ना। अब हस्ताक्षर हो चुके हैं, विलय किया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थी अपनी हैदराबाद रियासत, बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने समझा दिया। यहाँ पर हैदराबाद रियासत है, ये कुछ इसके वर्तमान के जो राज्य है उनका हिस्सा था ये। यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं, है ना। इस निजाम के पास एक अर्धसैनिक बल था जिसे रजाकार कहा जाता है। ये रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक हिंसाकारी थे, गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते थे, और यह निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर अत्याचार करना जैसे ही शुरू किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय भारत सरकार में, है ना, मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री भी वही थे। तो उनके द्वारा पुलिस कार्रवाई करवाई जाती है और यहाँ पर रजाकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर इसी के साथ सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए,
इसी के साथ मणिपुर रियासत को भी हम भारत में विलय करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मणिपुर रियासत और देख लेते हैं थोड़ा। ये हैदराबाद रियासत हो चुकी है अपनी पूरी। अब हम चलते हैं मणिपुर रियासत की तरफ, है ना। जम्मू कश्मीर रियासत को मैं आगे अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा अगले अध्याय में, है ना। यहाँ फिर जो ये दो ही रियासतें पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर रियासत का भारत में विलय, ठीक है। देखो इधर इसको समझेंगे। यहाँ के जो शासक थे ये बोध चंद्र सिंह थे, है ना। शासक थे वो कौन थे? शासक बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह, ठीक है। यहाँ के शासक थे बोध चंद्र सिंह और यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित था, यहाँ पर चल रहा था ना। तो क्या होता है, सबसे पहले भारत सरकार और बोध चंद्र के मध्य, है ना, और बोध चंद्र के मध्य, बोध चंद्र सिंह के मध्य जून 1948 में, कब? जून 1948 में एक सशर्त समझौता होता है ना, सशर्त समझौता। देखो ये समझौता क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि आप जैसे भी स्थिति में हो, आप राजतंत्र चला रहे हो, कोई बात नहीं, चलाते रहो, लेकिन जैसे स्थिति में हो वैसे स्थिति में आप भारत के साथ मिले रहो। यह समझौता होता है जून 1948 में, है ना, कि ठीक है आप चलते रहो, चिंता आप अपने हिसाब से चला लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसी के साथ आगे होता क्या है, यहां पर सबसे पहले मणिपुर रियासत में, है ना, सर्वप्रथम मैं बात करूं, सर्वप्रथम सार्वभौमिक, है ना, यहां पर मणिपुर रियासत में ही हुआ था सबसे पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, है ना, संवैधानिक, है ना, सार्वभौमिक, सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग, है ना। सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया? मणिपुर रियासत, ठीक है। और यहां पर वयस्क मताधिकार के आधार पर करके किसकी स्थापना की? संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। इसका मतलब अभी भी क्या है? राजतंत्र है पर संवैधानिक राजतंत्र है। फिर भारत सरकार के द्वारा इस पर दबाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दबाव बनाया जाता है। किस पर? शासक पर। भारत सरकार के द्वारा जैसे ही दबाव बनाया जाता है तो बोध चंद्र के द्वारा अक्टूबर 1949, है ना, अक्टूबर 1949 में मणिपुर रियासत का भारत में विलय हो जाता है। मणिपुर रियासत का भारत में विलय, भारत में विलय हो जाता है। लो, मणिपुर रियासत का भी भारत में विलय हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। बोधचंद्र यहाँ के शासक थे, है ना। भारत सरकार और बोधचंद्र के मध्य जो समझौता होता है सशर्त सिर्फ साथ रहने का, वो जून 1948 में होता है। इसके बाद में यहाँ पर ये पहली रियासत है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। अक्टूबर 1949 में भारत सरकार के द्वारा बोधचंद्र पर दबाव बनाया गया कि आप भारत की सरकार के साथ आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, सहमति पत्र पर, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, हम पहले देख चुके हैं, है ना। इसी के साथ फिर अक्टूबर 1949 में मणिपुर रियासत के राजा बोधचंद्र के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और इसके साथ मणिपुर रियासत का भारत में विलय हो जाता है। ये दो रियासतें थी। बाकी जैसे जूनागढ़ हो गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा लिया जाता है 1948 में, यह भी भारत में शामिल हो जाती है क्योंकि अधिकतर इसमें 90% लोग हिंदू थे, इसलिए जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भी 1948 में, फरवरी 1948 में भारत में विलय कर लिया जाता है। जम्मू कश्मीर की चर्चाएं मैं आगे डिटेल से करने वाला हूं अगले कुछ अध्यायों में। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जम्मू कश्मीर रियासत पूरी है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ के शासक, जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो हरि सिंह थे। हरि सिंह नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन परंतु 1947 में पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, इसी कारण फिर विलय हो जाता है, लेकिन स्वायत्तता के अनुसार होता है जम्मू कश्मीर का।
और स्वायत्ता के अनुसार 370 अनुच्छेद, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर 2019 में इसको भी समाप्त कर दिया गया और अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रियासतें थी। आगे हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट एक क्लास और है, एक क्लास में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ना है और कुछ नए राज्यों, जैसे 14 राज्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में, 14 से 28 राज्य कैसे हुए, कब कब हुए, क्या क्या नाम है, उनको देखकर इस अध्याय को हम समाप्त कर लेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी अपनी जल्दी आने वाली है। आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं हमें मोटिवेशन मिलता जा रहा है। हम रेगुलर क्लासें ला रहे हैं। कुछ दिनों से क्लासें नहीं आई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, अब रेगुलर क्लासें आएगी। बस आप जितना हो सके सब्सक्राइब करो। क्लास ले रहे हो तो एक बार लाइक तो कर दिया करो, है ना। क्लास ले रहे हैं 100-200 विद्यार्थी और लाइक आ रही है 20-30, तो आप कैसे भी करके लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जा रहा है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे।